चुनाव से पहले क्या छिन जाएगी अजीत पवार से घड़ी? अजीत पवार के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी में शरद पवार। विधानसभा चुनाव से पहले से ही दबाव में दिख रहे हैं अजीत। बीजेपी ने गठबंधन में अजीत गुट के लिए छोड़ी है सबसे कम सीट। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, सभी दल उम्मीदवार तय कर रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी 35 उम्मीदवार तय कर चुकी है। पार्टी ने लिस्ट जारी करने से पहले ही उन नेताओं को भी बी फॉर्म दे दिए हैं जिन्हें टिकट दिया जाना है, यानी नाम क्लियर कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि खड़ा हो गया है कि बी फॉर्म का मतलब होता है पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार, जिसे पार्टी को जारी चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। लेकिन अजीत पवार के पास कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से अजीत पवार के गुट को घड़ी चिन्ह मिला है, लेकिन ये घड़ी आखिरी वक्त पर अजीत से छिनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे अजीत पवार की नींद उड़ गई है। तो कैसे चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार के हाथ से फिसल रही है घड़ी और इसका एनडीए की संभावनाओं पर कैसा पड़ेगा असर, इसी को लेकर हम इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी किसके पाले में रहेगा, इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। चुनाव आयोग ने घड़ी चुनाव निशान अजीत पवार को सौंपा है, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले को शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस बीच शरद पवार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जैसे शरद गुट को नया चुनाव चिन्ह मिला, उसी तरह से अजीत पवार को भी नया चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट एनसीपी को लेकर कोई फैसला नहीं कर देता, तब तक घड़ी चुनाव निशान को फ्रीज कर देना चाहिए, यानी किसी भी दल को घड़ी निशान इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। शरद पवार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और अब इस मामले में 24 अक्टूबर को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। अगर वोटिंग से पहले कोर्ट शरद पवार के पक्ष में फैसला देगा तो अजीत पवार की मुश्किल बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने जुलाई 2023 में अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। वो एनसीपी के 40 विधायकों के साथ सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद दोनों गुटों के बीच चुनाव चिन्ह और असली पार्टी का मुद्दा चुनाव आयोग के पास पहुंचा। फरवरी 2024 में चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली होने की मान्यता दी। इसके साथ चुनाव चिन्ह घड़ी भी अजीत पवार के पास चला गया। आयोग के इस फैसले को शरद पवार गुट ने कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में मांग की गई कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार गुट को घड़ी का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया जाए। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की एनसीपी को शर्तों के साथ घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। कोर्ट ने ये शर्त रखी कि अजीत गुट चुनाव प्रचार के दौरान डिस्क्लेमर लगाए कि घड़ी चुनाव चिन्ह का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लोकसभा चुनाव में घड़ी चुनाव निशान अजीत पवार के पास था, लेकिन फिर भी वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बारामती सीट से बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। अजीत पवार की एनसीपी को सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली, जबकि तुरही जैसे नए सिंबल के साथ शरद पवार ने 8 सीटों पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 25 सितंबर को शरद पवार ने एक और याचिका लगाई। इस याचिका में विधानसभा चुनाव के दौरान घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई। शरद पवार गुट की तरफ से तर्क दिया गया कि चुनाव चिन्ह को लेकर वोटरों के बीच भ्रम बना हुआ है, इसलिए अजीत पवार गुट को नए सिंबल के लिए आवेदन करना चाहिए। और अब इस पर 24 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और इसीलिए अजीत पवार परेशान है, क्योंकि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर अजीत पवार गुट से सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी छीन ली तो एनसीपी अजीत गुट के लिए ये बेहद मुश्किल समय हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग में उन्हें तुरंत ही नए चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा और फिर नए चुनाव चिन्ह को लेकर जनता के बीच जाना होगा। अब क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, एक ही चरण में होनी है और जिसमें अब 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। और ऐसे में अगर नए चुनाव चिन्ह के साथ अजीत पवार जनता के बीच जाएंगे तो क्या वो कमाल कर पाएंगे? हालांकि पहले घड़ी के साथ भी वो कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि जनता ने उन्हें शरद पवार से धोखा करने की सजा दी। जनता ने उन्हें बता दिया कि उन्हें गद्दारों पर भरोसा नहीं है और जनता के साथ धोखा किया। एकनाथ शिंदे की भी वही स्थिति है और अजीत पवार की भी वही स्थिति है। यहाँ तक कि बीजेपी को भी शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ धोखा करने और सेंधमारी करने की सजा मिली। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए अब 1 ही महीने का समय बचा है। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। ऐसे में अब अजीत पवार के पास वक्त भी नहीं है और कहा जा रहा है कि ऐसा वक्त देखकर ही शरद पवार अंतिम समय पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, यानी शरद पवार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इस मुद्दे को
उठाया है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिससे अगर अजीत पवार के खिलाफ फैसला आने की सूरत होती है तो अजीत को संभालने का कोई उन्हें वक्त ही ना मिले। दरअसल अजीत पवार की बगावत को अभी तक शरद पवार भूले नहीं है और ये बात उनके बयानों में दिखाई भी दी है। जब भी शरद पवार से अजीत पवार की वापसी या अजीत पवार के साथ गए लोगों की वापसी की बात हुई है तो शरद पवार ने इस संभावना से साफ साफ इनकार कर दिया है। वहीं पवार के करीबियों का तो यहां तक दावा है कि वो कुछ विधायकों को माफ भी करने को तैयार है, लेकिन उन दिग्गज नेताओं को नहीं जिनके चलते अजीत पवार ने बगावत का रास्ता अपनाया, जिनके सहारे अजीत पवार ने इतना बड़ा कदम उठाया, जिसमें छगन भुजबल हैं, सुनील तटकरे हैं, धनंजय मुंडे हैं, प्रफुल्ला पटेल और जैसे कई नाम शामिल हैं। क्योंकि शरद पवार का दावा है कि इन नेताओं के चलते ही अजीत पवार एनसीपी में बगावत करने का साहस कर पाए थे। ये सभी नेता शरद पवार के बेहद खास लोगों में शामिल थे और अब शरद पवार इनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यानी साफ है कि शरद पवार अब अपना बदला लेने के मूड में है। शरद पवार के साथ जो हुआ या अजीत पवार ने जो कुछ भी किया, बीजेपी ने जिस तरह से अजीत पवार को अपने पाले में लाकर एनसीपी तोड़ दी और एनसीपी सिर्फ तोड़ी ही नहीं, एनसीपी पर अपना कब्जा भी जमा लिया। वर्चस्व की जब लड़ाई हुई तो जैसा कि मानकर चला जा रहा था कि जिस तरह से शिवसेना पर एकनाथ शिंदे का वर्चस्व स्थापित किया गया उसी तरह एनसीपी में भी होगा, ये मानकर चला जा रहा था और हुआ भी ठीक वैसा ही। इस चीज की जो किलस है वो आज भी शरद पवार के दिल में है, टीज उन्हें उठती है और वो टीज उनके बयानों में बार बार दिखाई भी देती है। वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार शरद पवार से रिश्ते बढ़ाने, नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं। लगातार उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया गलत किया, परिवार में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग इससे मुझसे नाराज हुए कि मैंने राजनीति और परिवार को एक साथ मिला दिया। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी पत्नी को अपनी बहन के सामने उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारना चाहिए था। ये तमाम गलतियां अजीत पवार अपनी मानते हैं और इन्हीं गलतियों को लेकर कहीं ना कहीं उनके बयान ये बताते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं, उन पर प्रायश्चित करना चाहते हैं और इसके लिए वो शरद पवार से हाथ भी मिलाना चाहते हैं। लेकिन शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि अब इस दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। जो अजीत पवार जो कर चुके हैं उसके लिए उनको कभी माफी नहीं मिलेगी और इसीलिए अजीत पवार टेंशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ शरद पवार कहने से ही अजीत पवार की टेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस तरह से रणनीति भी बना रहे हैं कि अजीत पवार को इस बात का एहसास हमेशा रहे कि उन्होंने अपने चाचा के साथ दगा करके बहुत बड़ी गलती की थी और अब वैसे ही बीजेपी उन्हें दरकिनार कर ही चुकी है, किनारे लगा चुकी है। सबसे कम सीट्स अजीत पवार को ही दी गई हैं और वहीं इससे पहले फडणवीस भी ये बात कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके पीछे की कहीं ना कहीं वजह एनसीपी अजीत गुट भी था। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी आला कमान ने ये साफ संकेत दे दिए हैं कि अजीत पवार को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, इसलिए बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर रही है। ये बात अजीत पवार भी समझ रहे हैं और इसीलिए अजीत छटपटा रहे हैं। लेकिन अब इस छटपटाहट का कोई फल उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उल्टा अभी तक तो सिर्फ चाचा ने दूरी बनाई है, अब हो सकता है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उनसे छिन जाए। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।